तो शुरू करते हैं नेम टाइम का नाम लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर लॉर्ड लीजू भी फाइनली बाहर आ जाती है और ये एंडलेस फ्लेम अलायंस में भी पहुंच जाती है। अब आगे थंडर लॉर्ड लीजू जब यहाँ पर पहुंचती, इन्हें देख करके यिंगिंग भी हैरान थी। ये खुश तो थी पर इनके पावर से ये भी थोड़ा सप्रेशन फील कर रही थी। थंडर लॉर्ड सीधा ज़ाओ लिंगशन और ग्रेट एल्डर के बारे में इससे पूछती है। याओजी इनको गाइड कर देती कि लिंगशन वगैरह शायद इनर कोर्टयार्ड में है। अब इधर ज़ाओ लिंगशन को दिखाया जाता है, ये चुपचाप इनर कोर्टयार्ड में बैठी थी। तभी यहाँ पर लीजू आ जाती है। आते ही डायरेक्टली ज़ाओ टियानमिंग के बारे में पूछती है। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। ज़ाओ लिंगशन जैसे सुनती है बोलती भाई के बारे में आपको क्यों जानना है। इनको ज्यादा नहीं पता था उस टाइम, क्योंकि ये दूसरे वॉर में उस टाइम मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम बिजी थी। ज़ाओ लिंगशन इनसे कहती है इनके भाई के बारे में इन्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम वॉर के टाइम ये दोनों अलग अलग जगह पर थे। पर इतना आपको बता सकती हूँ कि मेरा भाई जिंदा है। ये सुनते ही लीजू इस समय इमोशनल हो जाती है। लिंगशन इससे कहती है जैसे ही जियान ड्रैगन क्लैन से वापस लौटेगा हम लोग अंडरवर्ल्ड जाएंगे और शायद वो लोग वहीं पर है। पर इस समय एंडलेस फ्लेम डोमेन के स्पेस के आसपास एक हलचल सी मचती है। फिनिक्स क्लैन के लोग, डेमन एम्परर वगैरह उधर देखने लगते हैं। ये लोग हैरान थे कि एंडलेस फ्लेम डोमेन के आसपास मिल्की व्हाइट पावर्स दिख रहे थे और ये काफी पावरफुल लग रहे थे। डेमन एम्परर के बाजू में खड़ी इनकी वाइफ लियू यून तुरंत ही पहचान लेती कि ये शायद एंजल किंगडम वाले लोग हैं। इनके हाथों में जो 8th रैंक का डेमन वेपन था वो भी इस समय कहाँ पर रहा था। डेमन एम्परर फिलहाल अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ऊपर में एक व्हाइट वॉर्टेक्स बन गया, उसकी तरफ ये देख रहे थे। अब इस समय स्पेस में डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड जुआनी, युंगजी वगैरह सभी खड़े हो चुके थे। गॉडेस याओजी, लीजू वगैरह सभी इस समय ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि इस प्रकार का पावर शायद ये लोग भी बमुश्किल नहीं रजिस्ट कर पाए। फिर भी याओजी स्माइल कर रही थी और अचानक से इन लोगों के सामने 4 एंजल्स प्रकट होती। सभी के 8 विंग्स थे और इनके पीछे जो खड़ी थी वो और भी ज्यादा पावरफुल थी। ये थे आर्च एंजल, इनके 10 विंग्स थे और वो भी पर्पल कलर के। तुरंत ही जूनियर, क्योंकि ये काफी होशियार थी, ये समझ जाती शायद थंडर लॉर्ड का जो अफवाह उड़ रहा है बाहर में, इन्हीं की वजह से ये लोग आए हुए हैं। क्योंकि ऐसा अफवाह चल रहा था कि थंडर लॉर्ड ने हेवनली स्पिरिट वालों को, अनडाइंग होली सिमेट्री वालों को और साथ में जो होली लाइट सी का कोर एरिया था उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये लोग समझ गए थे आर्च एंजल का आना काफी बड़ी बात थी और यहाँ पर वही आर्च एंजल बेलिन थी। पर ये डायरेक्टली गॉडेस याओजी की तरफ ही देख रही थी। पर ये भी जानती थी इनके सामने डेमन एम्परर, जिनके पास के डिवाइन पाथ है, साथ में डेमन वर्ल्ड के मास्टर जीनियस जुआनी, ग्रेट एल्डर ज़ायोयान, काफी मुश्किल इनके लिए भी होने वाला था, और साथ में चांग वुमेन योगजी। याओजी डायरेक्टली इसके देखते ही पहचान जाती कि ये स्लॉटर एंजल के अंडर में काम करती है, आर्च एंजल बेलिन। अब जूनियर डायरेक्टली इनसे पूछ लेती है आप एक आर्च एंजल हो, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। आर्च एंजल भी कहती मुझे मालूम है तुमको पता है, फिर भी तुम लोग पूछोगे। डेमन एम्परर सामने थे पर ये लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ग्रेट एल्डर ज़ायोयान अभी भी शायद कल्टीवेशन में थे। बेलिन डायरेक्टली इन लोगों से कहती मुझे बाकियों से कुछ नहीं करना है, हमारे होली सी को जिसने डिस्ट्रॉय किया है हम उनके लिए बस आए हैं। क्योंकि जब ग्रेट एल्डर का नाम सुनती तो ये भी एक बार को चौंक जाती है। ज़ायो क्लैन के वो भी एक जीनियस थे पास्ट में। और बेलिन डायरेक्टली कहती थंडर लॉर्ड को पकड़ लो। इनकी बात सुनते इनर कोर्टयार्ड में खड़ी थंडर लॉर्ड भी आश्चर्यचकित हो जाती है, मुझे क्यों पकड़ना चाहती हो। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पर। पॉइजन गॉड जुआने भी चुपचाप देख रहे थे और ये क्रिस्टल बॉल से थंडर गॉड को दिखाते हैं। ये देखती और समझ जाती पावर तो इनके जैसा ही लग रहा है, पर इन्हें कौन फंसा रहा है। और ये डायरेक्टली कहती ये ऑरा मुझसे मैच तो करता है पर ये मैं नहीं हूँ। और ये डायरेक्टली ऊपर में आ जाती है और डायरेक्टली एक्सप्लेन करती है मैं तो घोस्ट वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर रही थी, मेरे पास इतना समय नहीं था और ये सब फालतू काम। और थंडर लॉर्ड लीजू भी काफी स्टफ बंद थी, तो ये इनका मैटर तो इसे ये खुद संभालना चाहती थी। बेलिन डायरेक्टली इसे कहती हमारे पास जो एविडेंस है वो सॉलिड है, तो तुम्हें हमारे साथ होली सिटी ऑफ एंजल्स तो चलना ही पड़ेगा। और ये कोल्ड स्माइल दे रही थी। गॉडेस याओजी देखती है और ये समझ जाती है बेलिन का जो स्ट्रेंथ है वो 9th स्टार इनकार्नेशन पर है। लियू यून भी, जो कि डेमन एम्परर के बाजू में खड़ी थी, वो भी सोचने लगती है आर्च एंजल का स्ट्रेंथ बेलिन का इतना कैसे बढ़ गया, इसे तो हाफ स्टेप 9th स्टार इनकार्नेशन में होना चाहिए था। पर फिर भी एंडलेस फ्लेम डोमेन में गॉडेस याओजी का स्ट्रेंथ 9th स्टार इनकार्नेशन पर था। थंडर मास्टर खुद हाफ स्टेप 9th स्टार इनकार्नेशन में थी और जूनियर वगैरह भी यहाँ पर थी, तो ये मतलब हार तो ऐसे नहीं सकती थी। यिंग डायरेक्टली गुस्सा हो जाती, ये बोलते कि एंडलेस फ्लेम डोमेन में तुम एंजल्स आके कुछ भी चाहोगे और कर लोगे, अगर हमारे एंडलेस फ्लेम डोमेन से तुम्हें किसी को उठाना, कालिन जूनियर बोलती है, तो तुम्हारे स्लॉटरिंग एंजल को खुद आना पड़ेगा। बेलिन कहती है अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते तो ठीक है। तुरंत ही बेलिन के आसपास जो 4 एंजल्स थी, जिनको कि वाइज एंजल भी कहा जाता है, इनके बॉडी से एक ऑरा निकलती और यहाँ पर एक लाइट एट्रीब्यूट जेल बनने लगता है और तुरंत ये पावर थंडर मास्टर की तरफ बढ़ के इन्हें सप्रेस करना शुरू कर देता है। इस सीन को देखते ही याओजी तुरंत ही अपना विच पावर जो रहता है उसे यूज करती है और अपने एक ही अटैक इन 4 वाइज एंजल्स के अटैक को ये ब्लॉक कर देती है। बेलिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है फिर तुम लोग, अब मैं तुम्हें डिवाइन पावर और हमारा क्या माइट है इस पूरे वर्ल्ड में एंजल्स का अब दिखाती हूँ।
और तुरंत इनकी बॉडी से कोहरा निकलती है। पूरा स्पेस ही मानो कोलैप्स करने लगता है और अपने पावर से इन्होंने एक सैक्रेड बीस्ट को सॉलिडिफाई कर दिया था। और ये बीस्ट अपने एंजेलिक पावर के साथ थंडर मास्टर की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। इसके जो क्लॉज के अटैक थे इसे कोई ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा। ये मानो एक नथिंगनेस वाला अटैक हो और काफी तेजी से मास्टर की तरफ बढ़ रहा था और ये चुपचाप खड़ी थी। पर बीच में सू जोइंग आ जाती और ये अपने पावरफुल अटैक उस बीस्ट की तरफ लॉन्च कर देती है। साथ में जायो भी अपना पावरफुल अटैक और युगजी भी अपने पावरफुल अटैक मून गॉड स्वॉर्ड का अटैक यूज करती है। डेमन एम्परर से लेके सभी लोग अपने पावरफुल अटैक यूज करते हैं। याओजी बीच में खड़ी थी और इसमें डायरेक्टली बेलिन से कहती तुम्हारे पास जो प्रूफ है वो वन साइडेड है और ये जो सैक्रेड बीस्ट तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है। पर इस समय थंडर मास्टर कहती है कि सब लोग रुक जाओ, मैं इसके साथ जाऊंगी। थंडर मास्टर एक ही बारे में सोच रही थी कि जायो फैमिली को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर ये लोग यहीं पर स्ट्रेंथ यूज कर लेंगे तो काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और डायरेक्टली लीजू आर्च एंजल बेलिन की तरफ बढ़ने लगती है। ये समझ गई थी किंगडम ऑफ एंजल्स वाले जियान को शायद नुकसान पहुंचाना चाहते, इसलिए यहाँ पर अटैक करने आए हैं। इनके मतलब कई सारे मकसद अंदर में छिपे हुए हैं। पर इस समय बाकी लोग चिंतित थे। ऐसे तो एंडलेस फ्लेम डोमेन जो कद बढ़ा हुआ है ये नीचे गिर जाएगा और ग्रेट मास्टर एल्डर जायो याना भी गायब थे। पर इस समय जूनेर अपना उनका जो 10 क्रो शेकिंग डिवाइन वेपन था उससे थंडर लॉर्ड को फिलहाल अभी भी प्रोटेक्ट कर रही थी। अब इस सीन को देख करके बेलिन याओजी से कहती है क्या तुम सच में चाहती हो कि एंडलेस फ्लेम डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाए? पर याओजी से डायरेक्टली कहती है कि मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और सभी लोग एंजल से फाइट करने को फिर से तैयार हो गए थे। बेलिन भी अब अपने विंग्स को प्योर कलर के पावर में बदलती हैं। इनके विंग्स से पर्पल कलर्स निकलते हैं और ये इनका जो एक ब्लेड था उसमें ये पावर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और इस ब्लेड से शायद ये एंजल पूरे एंडलेस फ्लेम डोमेन खत्म करना चाहती थी। इस सीन को देखते लियू युन भी घबरा जाती कि ये वुमन सच में एक पागल है। ये कहती है थंडर लॉर्ड को तो मैं ले जाऊंगी पर तुम एंडलेस फ्लेम डोमेन वाले तुम्हें थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने बीच में थोड़ा बाधा बने थे। और ये आर्च एंजल इतना ज्यादा एक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि ग्रेट एल्डर यहाँ पर नहीं थे और ये अपने अटैक को लॉन्च कर देती है। पर इसके अटैक के पीछे डेमन एम्परर भी अपने डिवाइन पाथ का अटैक, जूनेर भी अपने 10 क्रो वाला अटैक लॉन्च करती है। बेलिन भी आश्चर्यचकित हो जाती इसके अटैक को ये लोग ब्लॉक कैसे कर दे रहे हैं। इन्हें ये चीटी समझ रही थी जो भी इसके अंदर घमंड अब ये शांत हो गई थी। बेलिन डायरेक्टली गायब होती ये थंडर लॉर्ड की तरफ काफी तेजी से बढ़ती है क्योंकि सभी लोग इसके उस अटैक को भी डिसॉल्व कर रहे थे। अभी अच्छा मौका था थंडर मास्टर को लेकर के यहाँ से निकलने का। इस अटैक को डिसॉल्व कर ये लोग लौटने ही वाले थे मतलब गॉडेस याओजी वगैरह, पर शायद थोड़ा लेट हो चुका था और ये अपने पर्पल पावर से एंजल थंडर लॉर्ड को फोर्सफुली बंदी बना लेती है। पर लीजू इनसे कहती है तुम लोग सच में काफी एंजल कहलाने के लायक भी नहीं हो, पीछे से अटैक करना कोई तुमसे सीखे। बेलिन अब यहाँ से निकलने वाली पर वहाँ का जो स्पेस था जहाँ से ये निकलने वाली थी वहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। डेमन लॉर्ड जुआनी और डेमन एम्परर दोनों मतलब उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। इस समय यहाँ का जो स्पेस ये ट्रेम्बल कर रहा था, आसमान का कलर मानो जा चुका हो। यहाँ के वॉइड तुरंत ही टूटने लगते हैं और दो लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। बंदा काफी हैंडसम था, इसके बॉडी में मानो कोई इमोशन ही ना हो पर इसके फोरहेड एक 8 कलर का वर्टिकल मार्क दिख रहा था। और इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को फील करके बेलिन भी एक बार को थोड़ा अनईजी फील करती है। बेलिन डर जाती और कहती है 9th स्टार इनकारनेशन किंग ऑफ ऑल बीस्ट डेमन एम्परर और डेमन लॉर्ड तो पहले ही फील कर लिए थे कि ये इनके कोई डेमन वर्ल्ड का ही बंदा है। किंग ऑफ बीस्ट के बगल में जो वुमेन थी वो भी मतलब हाफ स्टेप 9th स्टार इनकारनेशन पर थी। किंग ऑफ बीस्ट के हाथों में एक एक्स थी पर ये काफी वियर्ड लग रहा था। उसे देखकर बेलिन और भी ज्यादा घबरा रही थी। फिर भी बेलिन एक फियरलेस स्माइल देती है और कहती है मुझे स्लॉटरिंग एंजल ने भेजा है तो तुम्हें भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बेलिन के एरोगेंट टोन को सुन के किंग ऑफ बीस्ट अपने डिवाइन एक्स को यूज करते हैं और एक नॉर्मल स्लैश अटैक बेलिन की तरफ ये लॉन्च कर देते हैं। अब इनका ये जो मिल्की व्हाइट वॉर्टेक्स ये लोग अंदर में जो भी एंजल्स थे ये हैरान हो जाते कि किंग ऑफ ऑल बीस्ट यूनिकॉर्न जो होता है उसके इनकारनेशन है। ये एकदम चौंक जाते हैं। पर किंग ऑफ ऑल बीस्ट को इस अटैक को शायद इस वॉर्टेक्स में एक और आर्च एंजल छिपी हुई थी, ये बाहर आती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। पर ये फिर भी हंसने लगते हैं। और ये जो आर्च एंजल थी ये जो स्लॉटरिंग एंजल है उनकी सबसे मेन एंजल स्लॉटरिंग आर्च एंजल एरिस थी और ये 9th स्टार इनकारनेशन के पीक पर थी। शायद किंग ऑफ बीस्ट इसे न झेल पाए। किंग ऑफ बीस्ट भी कहते हैं लंबे समय के बाद मतलब मुझे इतना मतलब अच्छा बैटल फाइट करने को मिल रहा है। एक आर्च एंजल से तो ये फाइट कर सकते थे पर 2 से शायद ये भी। और ये आर्च एंजल एरिस कहती है 10 दिन बाद थंडर लॉर्ड को हमारे मतलब होली सिटी में जज किया जाएगा, जिसकी भी इच्छा वो आ सकता है। उसके बाद ये एंजल्स यहाँ से गायब होने लगते हैं। अब वही जो ड्रैगन क्लैन का मैटर था शायद उसे खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके थे और जियान जहां पर था वो ड्रैगन बरियल पॉन्ड में वहां पर समय थोड़ा स्लो चलता था तो 1 साल से ज्यादा समय हो चुका था। जियान का जो बॉडी था वो ड्रैगन गॉड के किल के कारण धीरे धीरे रिपेयर हो रहा था और इसमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मतलब लाशों के समान पड़ा पर एक ग्रीन कलर का लाइट इसके बॉडी में लगातार एंटर कर रहा था। रेसे के समान ये पावर था। जियान जिसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं थी अचानक से थोड़ा सा इसकी उंगलियां वगैरह हिलती हैं मानो एक गहरी निंद्रा के बाद ये बंदा जाग रहा हो। अब जियान जैसे ही जागता है दोनों वोमेन्स जो कि समय कल्टीवेशन में थी ये भी अपनी आंखें खोलती हैं। दोनों लड़के का भी स्ट्रेंथ समय के साथ बढ़ गया था। कालिन की बॉडी का जो पावर 10 कलर का इसके बॉडी के साथ इंटीग्रेट होने लगा था और यूनियन का भी जो आईब्रोज पर फ्लावर गॉड का इम्प्रिंट था वो पहले से ज्यादा अब साफ देखा जा सकता था। आंखें खोलते जियान डायरेक्टली गोल्डन ड्रैगन किंग के बारे में पूछता है
और जिया के बारे में पूछता है। यूनियन इसको पूरी बातें समझाती है कि गोल्डन ड्रैगन किंग फिलहाल, हालांकि जाने से पहले उन्होंने अपना ड्रैगन कील तुम्हें दे दिया और उसी की वजह से तुम बचे, और वो फिलहाल ड्रैगन गॉड के विल के पावर एब्जॉर्ब करने के लिए फिर से कल्टीवेशन में चले गए हैं। पर जियान जैसे ही इस पॉन्ड में मतलब अपने पावर को थोड़ा बहुत फील करता है, ये भी हैरान था, और काइलिन भी इसे ध्यान से देखने लगती है। जियान का स्ट्रेंथ 9 स्टार इनकार्नेशन में प्रवेश कर चुका था, पर इस समय जियान को ड्रैगन गॉड बोन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, और शायद इसकी जो वैल्यू जियान जब 9th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर पहुंच जाएगा तब इसे समझ में आए। पर जियान शायद डेविल पावर को लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएगा। जियान का जो फिजिकल पावर भी था ये ज्यादा ही बढ़ चुका था। जियान का स्ट्रेंथ फिलहाल 9th स्टार इनकार्नेशन के अर्ली स्टेज में था। अब ये लोग बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते ड्रैगन क्लैन के, और यहाँ पर अपना सोल इम्प्रिंट का पावर छोड़ के जियान डायरेक्टली एंडलेस फ्लेम डोमेन के लिए निकल जाता है। अब इधर एंडलेस फ्लेम डोमेन में याओजी को दिखाया जाता है, और ये फिलहाल किंग ऑफ ऑल बीस्ट और उसके बगल में जो एक बीस्ट थी उन्हें समझा रही थी। एक का स्ट्रेंथ 9 स्टार पर था और दूसरी जो वो बीस्ट थी वुमेन वो हाफ स्टेप 9 स्टार पर थी। तो किंग ऑफ ऑल बीस्ट जब ये ड्रैगन वर्ल्ड में थे तो ये कई सारे जो एंसेंट जेड के पावर को डिवोर कर रहे थे। लास्ट में बचा था वो यूनिकॉर्न स्टैचू, पर ये जैसे इसको डिवोर करने जाते एक ग्रीन मॉन्स्टर वहां से प्रकट होती है, और ये वही लड़की थी जो कि फिलहाल इनके साथ रहती है। और किंग ऑफ बेस्ट इसे अपना थोड़ा पावर दे देते, नहीं तो ये पीक पर होते अभी, और इस लड़की का नाम यू रूशुआंग रहता है। पर इस समय एंडलेस फ्लेम डोमेन में कुछ हरकतें ये लोग फील करते, और इस प्रकार के ऑरा को फील करके ये लोग हैरान थे कि 7th स्टार या 8 स्टार के पावर से कहीं ऊपर का पावर था। अब ये जियान था, यहाँ पर आती है एंजेलिक पावर को फील करता और अपने होली फ्लेम से इसे प्यूरीफाई तो कर देता, पर इसके अंदर गुस्सा तो आ ही गया था। अब जियान के आते सभी लोग मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो जाते। शायद ये लोग यूरू को योगजी बोल रहे, पता नहीं, मुझे भी डाउट आ गया अब तो। याओजी, डेमन एम्पर, मतलब सभी लोग, किंग ऑफ ऑल बीस्ट भी यहाँ पर था। आते जियान इन लोगों से पूछते एंजल डोमेन का पावर मेरे क्लैन में क्या कर रहा है, और एक पावरफुल ऑरा फील किया था इस एंजेलिक वेव्स में, ये समझ गया था। अभी लोग बताने लगते कि लॉर्ड लीजू को फंसाया गया है। याओजी मतलब पूरी बातें बताती है, और ये बताती है कि यहाँ पर 9th इनकार्नेशन वो बेलिन और साथ में वो पीक की एरीज भी आई हुई थी। जियान समझ जाता है क्योंकि ग्रेट एल्डर नहीं था और ये भी नहीं था। इसी मौके का एंजल किंगडम वालों ने फायदा उठाया था। अब जियान को इतना तो पता ही था कि जायो क्लैन के डाउनफॉल में एंजल किंगडम का भी हाथ था, तो गुस्सा इसका और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कीफे भी जियान को देखती है और कहती है हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो रिट्रीट पर थे। अब गॉडेस याओजी जियान की तरफ देख रही थी और कहती है तुम्हारा डिसीजन क्या है कि अगर हम लोग एंजल किंगडम गए तो प्राइस काफी हैवी हो, और नहीं गए तो लीजू शायद मारी जाएंगी। जायोलिंग शान डायरेक्टली कहती लीजू को तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानती थी इनके भाई काफी गुस्से वाले हैं टियानमिंग। अभी लोग बात ही कर, तब यहाँ पर फिर से थोड़े बहुत एंजेलिक पावर ये फील करते। इनमें से एक लियू हाउ यानी सन ऑफ लाइट, इसे देखते ही जियान हैरान हो जाता है। इसके अंदर किलिंग इंटेंट आता है, पर लियू हाउ डायरेक्टली इसे सॉरी बोलता है पास्ट की चीजों के लिए, और ये कहता है अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू किंग को भी जियान देखता है, इसे जानता था ये, क्योंकि आइस आइलैंड पर ये लोग साथ में मिले थे, और घोस्ट वर्ल्ड में भी। लियू किंग जियान को कहती है अगर अंडरवर्ल्ड के रास्ते तुम खोल दी तो वैसे भी एंजल किंगडम परेशान हो जाएगी, तो थंडर लॉर्ड बच जाएंगी। पर जियान भी जानता कि अभी ग्रेट एल्डर बाहर नहीं आए, साथ में गोल्डन ड्रैगन किंग भी रिट्रीट पर है, तो ये लोग अगर अंडरवर्ल्ड के रास्ते को खोल भी दी तो बाकी लोगों से फाइट करना काफी मुश्किल हो जाएगा एंडलेस फ्लेम अलायंस के लिए, और इस चक्कर में जायो क्लैन के एंसेस्टर खतरे में आ सकते हैं। लियू हाउ लेकिन बताने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को एंजल किंगडम वाले इतने क्यों पावरफुल? तुम्हें लगता होगा कि स्लॉटरिंग एंजल ही है बस, पर उसके ऊपर भी 5 एंजल्स माने जाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते, इसलिए इतने लंबे समय से एंजल किंगडम वाले ह्यूमन वर्ल्ड से भी ऊपर गिने जाते हैं। पर इस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था लियू हाउ तो सन ऑफ लाइट है, ये किंगडम ऑफ एंजल्स के विरुद्ध क्यों फाइट करना चाहता है। अब ये बताने लगता है कि इसके बॉडी में स्लॉटरिंग एंजल लूसीफर पावर था उस समय, जो कि इसके माइंड को कंट्रोल करता था, पर अब वैसा नहीं है। और ये बताता है कि एंजल किंगडम वाले जो स्ट्रॉन्गेस्ट है अंडरवर्ल्ड में उनसे काफी ज्यादा डरते हैं। लियू किंग इस समय अपने भाई मतलब लियू हाउ को सपोर्ट कर रही थी, और इसकी नजर आंटी लियू यून पर जाती जो कि डेमन एम्पर के बगल में खड़ी थी। अब ये भी बोलने लगती हमारा लियू क्लैन हमेशा से एंजल किंगडम के लिए, खास करके क्वीन ऑफ एंजल्स के लिए हम ज्यादा लॉयल हैं, और ये सीक्रेट सन ऑफ लाइट जानता है, और स्लॉटरिंग एंजल वगैरह क्वीन ऑफ एंजल्स के विरुद्ध जाती है। मतलब इस समय उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पर जियान अभी भी सोच रहा था अंडरवर्ल्ड का प्लान, ये गोल्डन ड्रैगन किंग का वेट करना चाहता था, और साथ में ग्रेट एल्डर का, पर थंडर लॉर्ड का मैटर बीच में, पर इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। जाते जाते लियू हाउ यहाँ से एक मतलब पावरफुल डिवाइन सील जियान को दिखर जाता है। इससे मतलब डिवाइन वेपन्स के अटैक को जो कि लाइट एट्रीब्यूट के होंगे उनसे बचा जा सकता है। उसके बाद ये एंडलेस फ्लेम डोमेन से बाहर जाने लगता है और कहता है कि यही मेरे पापों का शायद प्रायश्चित है, इसे जो करना था इसने कर लिया था, अब बाकी जियान पर ये छोड़ के निकल जाता है। अब जियान भी इनकी तरफ देख रहा था कि ये लोग जा रहे हैं, और इनसे डायरेक्टली कहता है कि जो रॉयल किंगडम ऑफ एंजल्स के लोग हैं, रॉयल फैमिली वाले, वो पहले जैसे हो जाएंगे, टेंशन मत लो, और ये स्लॉटरिंग एंजल्स आज नहीं तो कल इन्हें हैवी प्राइस पे करना ही पड़ेगा। ये सुन करके लियू हाउ भी थोड़ा अच्छा फील करता है, और सोल ईटर भी स्माइल करते हैं। सोल ईटर जियान को बताते हैं अंडरवर्ल्ड में मतलब उसके आसपास पासेस, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन जायगुई ने दिया है, एवरी क्लैन वाले भी इकट्ठा हो चुके हैं, और अंडरवर्ल्ड का शायद पासेस खोलने के लिए की लगती है। पर जियान कहता है इसके पास एक और ऑप्शन, पर जियान अभी भी लियू हाउ और लियू किंग को जाते भीतर देख रहा था,
पर इसके अंदर में कुछ संदेह था, कुछ भी गड़बड़ हो तो ये लियू हाउ को डिस्ट्रॉय कर देगा। शायद इसने सोल इम्प्रिंट इसके बॉडी में लॉन्च कर दिया था, पर लियू हाउ शायद स्लॉटरिंग एंजल्स को खत्म करना चाहता था और अपने किंगडम ऑफ एंजल्स को पहले जैसा करना चाहता था। शायद इसका कोई बुरा मकसद था नहीं, पर ये कहीं ना कहीं जियान को यूज कर रहा था। एंजल किंगडम से फाइट होगा और जियान की सहायता से ये स्लॉटरिंग एंजल्स को खत्म कर देगा। अब इस मैटर के बाद एंडलेस फ्लेम अलायंस में काफी लोगों को नींद भी नहीं आ रही थी। सबको मालूम था अंडरवर्ल्ड का जो बैटल होगा यही मेन होगा इस सेकंड वर्ल्ड वॉर का। अब इधर जियान को दिखाया जाता है, ये घासों पर लेटा हुआ था और इसके बगल में जूनियर थी। अब क्योंकि जूनियर इसे बचपन से जानती तो जियान को देखते सबसे पहले यही समझ जाती थी कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जूनियर जानती थी अभी भी जियान का स्ट्रेंथ शायद अंडरवर्ल्ड के बैटल के लिए पर्याप्त तो नहीं है, फिर भी ये जियान को लगातार सपोर्ट कर रही थी। अब इधर एंजल किंगडम में आर्च एंजल बेलिन को दिखाया जाता है। ये स्लॉटरिंग एंजल की डोर के बाहर खड़ी थी और इन्हें पूरा न्यूज देती कि जब ये वहां पर गई तो ना तो ग्रेट एल्डर जायोयान और नहीं वहां का मालिक जायोयान कोई मौजूद नहीं थे। स्लॉटरिंग एंजल इन्हें आदेश देते कि वो जायो क्लैन वाले पक्का आएंगे यहाँ पर, तो अगर वो लोग जैसे एंजल किंगडम में एंटर करें उन्हें मतलब ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। पर इसमें आर्च एंजल बेलिन एक मतलब एक्सप्लोजन फील कर और ये फर्स्ट डेमन सप्रेशन से आया रहता है, मतलब कि वो जगह टूट चुका था और यहाँ की कई सारी एंजल्स उस डायरेक्शन में जहाँ पर वो फर्स्ट प्रेजेंट था मूव करने लगती है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। फर्स्ट डेविल प्रेजेंट को दिखाया जाता है। ये जो एरिया था सर डेथ वैली में था और यहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन के कारण हाल यहाँ का काफी बेहाल था और मानो कोई एविल इस समय जाग गया हो और यहाँ पर एक एविल और आवाज दे रहा था, क्वीन ऑफ एंजल्स, चाइल्ड ऑफ लाइट, क्या तुम लोग मुझे रोक पाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है? अब यहाँ पर एक वुमेन को दिखाया जिनकी हालत काफी बेहाल थी और इन्हें इनके कई सारे गार्ड्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ये सामने उस एविल और वाले बंदे को देख रही थी और शायद इस बंदे के सामने एक 9 स्टार इनकारनेशन का बंदा भी सरवाइव न कर पाए और शायद ये जो बंदा था ये यहाँ से निकल जाता है और कोई लोग मतलब इन क्वीन को आवाज देते कि वो बंदा जा चुका है और ये एंजल्स यहाँ पर जो भी एविल हो रहा था इसे गायब कर देते हैं और यहाँ पर आर्च एंजल जेनी इन क्वीन ऑफ एंजल्स को बचाने के लिए आई रहती है और इसी बैटल में मतलब यहाँ पर जो पास्ट में बैटल हुआ था प्रीवियस सन ऑफ लाइट मारे गए थे। क्वीन ऑफ एंजल्स कहती सन ऑफ लाइट भी मारा गया था उस टाइम, फिर भी हम लोग उस एविल को मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे। फिलहाल ये भी काफी वीक फील कर रही थी और इन्हें मालूम था कि एंजल किंगडम को फिलहाल एंजल ऑफ स्लॉटर कंट्रोल कर रही है, नहीं तो ऐसा कुछ होता भी नहीं यहाँ पर। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है एंडलेस फ्लेम डोमेन में और जो लोग 7 स्टार इनकारनेशन मिनिमम स्ट्रेंथ पर थे वही लोग घोस्ट वर्ल्ड में जा सकते थे, ऐसा जियान आदेश देता है। फिलहाल एंडलेस फ्लेम डोमेन में यूनकी वगैरह थी और ये मतलब थोड़ी चिंतित थी कि क्या जियान वगैरह कामयाब हो पाएंगे। यूनकी मतलब काफी मिस्टीरियस बातें करती थी, ये कहती है कि अभी भी इस वर्ल्ड को उसकी जरूरत है, वो नहीं मरेगा। अब तो जायोयान वगैरह अंडरवर्ल्ड का जो पासिस का रास्ता था जहां से वहां ये लोग पहुंच चुके थे, वहां पर जायो जीफैन जायोगु वगैरह पहले से मौजूद थे और ये जियान को यहाँ का जायजा देते हैं और अंडरवर्ल्ड का जो माउथ था वो फिलहाल सील था। जायो जीफैन वगैरह कितना भी ट्राई करते हैं वहाँ की मिस्ट्रीज को ये एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे और ये बताते हैं कि आसपास में एविल क्लैन वाले भी हैं। अब जियान सबसे कहते हैं सब लोग मतलब 1000 माइल के आसपास दूर हट जाओ। किसी को समझ में नहीं आ रहा था पर याओजी सम कीफे वगैरह से कहती है जैसा ये कह रहा है वैसा करो। अब जियान डायरेक्टली फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन, एम्परर फ्लेम रिंग और जायो फैमिली की ब्लड लाइन को यूज करता है जो माउस इस समय बंद था काफी लंबे समय से। इसमें मानो एक गैप बनने लगता है ब्लैक होल के समान, ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब इस सीन को देख करके किंग ऑफ बीस्ट भी एक बार को मतलब कांप जाते हैं। ब्लैक होल में से जो पावर निकल रहा था वो डार्क मैटर का था। याओजी भी एक बार को इनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर डार्क मैटर की वजह से कुछ लोग थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे पर जियान अपने डेविल ब्रेथ से सबको थोड़ा राहत पहुंचाता है और इस ब्लैक होल में जियान अपनी दोनों वुमेन्स के साथ अंदर एंटर कर जाता है। किंग ऑफ बीस्ट भी समय देख रहे थे और ये सोचते हैं कि जायो क्लैन वाले इतने लंबे समय तक क्यों सोते रहे, कुछ तो रहस्य होगा। और धीरे धीरे इनके पीछे कीफे वगैरह, डेमन एम्परर, लियू यून, डेमन रियल्म के मास्टर जुआन यी, चांग वुमेन, मतलब ऐसे सभी लोग एंटर कर जाते हैं। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर वगैरह वगैरह, स्पिरिट स्वॉलोइंग किंग। सबको मालूम था ये बेसिकली एक गैम्बल है क्योंकि अगर ये लोग अंडरवर्ल्ड में काबू पा लिए तो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले भी इनके सामने कुछ नहीं थे और नहीं एंजल किंगडम वाले। हार गए तो मैटर काफी गंभीर होने वाला था और लियू हाउ को जियान ने एक फॉर्मेशन दिया, उसे ये मतलब तुरंत ही खोल देता है जैसा कि जियान ने इसे कहा था और ये एंजल ऑफ स्लॉटर को याद करके काफी गुस्सा था। इस फॉर्मेशन में शायद जियान वगैरह क्या कर रहे हैं वो चीज देख सकती थी और इसे फील करते ही ये लोग हैरान थे और ये जो भी थी ये मानो लियू हाउ को खत्म करना चाहती थी। पर इस समय एक और लियू हाउ और इसकी बहन ल्यूकिन या ये जो भी थी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और इस समय एंजल स्लॉटर इस समय एरीज वगैरह और बेलिन से कहती है हमें मतलब अंडरवर्ल्ड जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर एंडलेस फ्लेम डोमेन वाले जायो क्लैन को बचा लिए तो काफी मुसीबत हो जाएगी। और इस समय सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के ओरिजिनल मास्टर तो आज तक दिखाई नहीं जाते हैं पर इनके जो डेप्यूटी वर्ल्ड मास्टर सेन जी ये भी काफी तेजी से अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ गए थे। सबको मालूम था अगर डोमेन एंडलेस फ्लेम डोमेन वाले कामयाब हो गए तो इनकी शामत है। अंडरवर्ल्ड में मतलब काफी घोषली क्राइज, लोमड़ियों की आवाजें, काफी भयानक आवाजें आ रही थी। अगर यहाँ पर जियान को इन लोगों का प्रोटेक्शन नहीं होता, मतलब ये अपने डेविल पावर और होली फ्लेम को यूज नहीं किया होता, तो 8 स्टार रिनकारनेशन के नीचे के लोग कब के राख हो गए होते। और इस समय तो 9 स्टार रिनकारनेशन के बंदे भी यहाँ पर सप्रेशन फील कर रहे थे। ये लोग आगे ही बढ़ रहे थे तभी एक पावरफुल और इनकी तरफ अटैक करने लगती है।
पर जियान का डेविल ऑरा इस प्रकार के पावर को सप्रेस कर देता है। पर जियान भी अभी डेविल पावर को फुल्ली यूज नहीं कर पा रहा ड्रैगन क्लैन के मैटर के बाद। पर यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद जियान एक चीज तो फील कर लिया, वो जो डेविल पावर है वो अंडरवर्ल्ड के पावर के जैसा एकदम एग्जैक्टली है। यहाँ पर आने के बाद ये लोग फील करते हैं शायद यहाँ पर पहले एक काफी बड़ा बैटल हुआ होगा। माउंटेन्स पर इन लोगों को कई तरह की स्केलेटन्स वगैरह, कॉप्सेस वगैरह दिखते रहते हैं। हेल वर्ल्ड से भी ये जगह काफी खतरनाक लग रहा था। अब जियान के आदेश पर ये लोग डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड के सिटी वॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में लगातार जियान अपने डेविल पावर की पावर से सबको प्रोटेक्ट करना था। डेविल पावर के गाइडेंस से ये आगे बढ़ते जा रहा था। किसी को पता नहीं था, पर जियान एक चीज फील कर लिया था, कुछ दिन पहले ही शायद एविल क्लैन वाले यहाँ पर एंटर करके अंडरवर्ल्ड में अटैक कर चुके थे और इन एविल क्लैन की आर्मीज लगातार यहाँ पर अप्रोच कर रही थी। यहाँ पर 6 शैडोज भी थे और इनका पावर अलग ही लेवल पर था और ये अंडरवर्ल्ड के लोग थे। इन्हें पता चल गया था कि एविल क्लैन वाले यहाँ पर आ चुके हैं और मानो ये अभी जाग रहे हो। यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी है। तो एविल क्लैन के भी टॉप 6 वॉरियर यहाँ पर आए हुए थे। अंडरवर्ल्ड को देखकर ये लोग कहते हैं इन्हें तो हम यूं ही हरा देंगे। कई सारे क्रिएचर इन एविल क्लैन के आर्मीज पर देख रहे थे, पर इनके कुछ लोग कहते तुम लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं, किंग ऑफ डार्कनेस को यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग का स्ट्रेंथ काफी कम है। हालांकि इनके सामने जो एविल क्लैन के बंदा था वो भी 9 स्टार इनकार्नेशन के आसपास था, फिर भी ये जो एविल क्लैन का बंदा था ये इसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो ये बंदा कितना पावरफुल होगा। और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के 2 लोग थे, इनके बॉडीज डार्क मैटर से घिरे हुई थी। ये भी थोड़ा चिंतित थे एविल क्लैन के इतने सारे लोगों को देख करके। और इनके सामने जो 6 लोग खड़े ये भी काफी पावरफुल लग रहे थे। सबकी बॉडीज ब्लैक रोब से ढकी हुई थी। शायद ये लोग अंडरवर्ल्ड लॉर्ड या जायो फैमिली के लिए आए होंगे, ये लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। इस समय पूरे अंडरवर्ल्ड में चारों तरफ बैटल चल रहे थे। अब इधर जो 6 मिस्टीरियस लोग रहते हैं एविल क्लैन के, इसमें से 2 सामने आते हैं और वो 2 लोग जो छिपे हुए थे अंडरवर्ल्ड के उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। ये तुरंत इन्हें पहचान जाते हैं। इनमें से एक फॉलन एंजल थे, मतलब कि वो किंग ऑफ एंजल्स थे। पर क्योंकि अगर आपको याद हो तो फर्स्ट डेमन प्रिजन में इनकी वाइफ क्वीन ऑफ एंजल्स थी और उन्हें बचाने के चक्कर में ये काफी ज्यादा लॉस सहते हैं और टाइम और स्पेस के वॉइड में फंस करके ये यहाँ पर यानी कि अंडरवर्ल्ड में आगे रहते हैं और अंडरवर्ल्ड में यहाँ का ऑरा एब्जॉर्ब करके इनका स्ट्रेंथ शुरुआत में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 6 स्टार इनकार्नेशन के आसपास ही थे, पर फिलहाल ये 9th स्टार इनकार्नेशन पर पहुंच चुके थे। और उस समय किसी को पता नहीं था, पर जो क्वीन ऑफ एंजल्स थी वो प्रेग्नेंट थी और उनके बच्चे के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तो मतलब ये जो अंडरवर्ल्ड के 2 लोग हैं उनमें से एक तो फॉलन एंजल है और दूसरे वाले इन्हें लोग गॉड ऑफ डेथ कहते हैं। और फॉलन एंजल आज भी मतलब रिवेंज के कारण ये उन लोगों से बदला लेना चाहते थे और इनके जो विंग्स थे अभी ब्लैक कलर के हो चुके थे। गॉड ऑफ डेथ भी यहाँ पर आने के बाद अंडरवर्ल्ड के पावर के कारण इवॉल्व हो चुके हैं और एविल क्लैन को देखते ही इन लोगों का जो रिवेंज, इन्हें कोई भी डर उनसे लग नहीं रहा था। फॉलन एंजल पूरे एविल आर्मी को रोकने लगते हैं। पर इस समय जो एविल आर्मी का लीडर था ये इन दोनों लोगों में इंटरेस्टेड था। अब इस समय ये जो 6 एविल्स फिगर थे ये एक ही चीज सोच रहे थे, इन दोनों के पावर को डिवोर करके ये आराम से अपने स्ट्रेंथ को 9th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर या उससे भी ऊपर ले जा सकते हैं। और तुरंत ही ये जो 2 लोग रहते हैं एविल क्लैन के, ये लोग इन लोगों से बैटल करने लगते हैं और जो 4 और एविल लॉर्ड्स थे वो अंडरवर्ल्ड के कोर एरिया की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक डेमन वनरेबल था जुआन मिंग, इसका फाइट फॉलन एंजल से शुरू हो जाता है। सी ऑफ इनकार्नेशन में हारने के बाद जो होली एविल रेस वाले लोग थे अंडरवर्ल्ड में अपने पावरफुल फोर्सेस को भेजे थे। जुआन मिंग जो था होली रेस का, इसका स्ट्रेंथ 9 स्टार रिनकार्नेशन के मिडल स्टेज के आसपास था। फॉलन एंजल का स्ट्रेंथ 9 स्टार के साथ इनिशियल लेवल या उससे थोड़ा ऊपर था, फिर भी ये इससे घबरा नहीं रहे थे। और इन लोगों के बैटल के शुरू होने से ये जो पूरा एरिया था मान हेल में बदल गया हो। फॉलन एंजल और गॉड ऑफ डेथ के जो भी आर्मी थी ये लगातार एविल आर्मी से फाइट कर रही थी, पर इनको मालूम एविल क्लैन के 2 लोग और इधर से ये 2 लोग, डिसाइसिव बैटल इन्हीं के बीच में होने वाला था। फॉलन एंजल 3 प्रिजनर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे थे अपने पावरफुल अटैक में से एक, पर इस जुआनमिंग डेमन वनरेबल को इसका मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और जुआनमिंग इस समय फॉलन एंजल से कहता है कि किंग ऑफ फॉलन एंजल, पास्ट में हमने फाइट किया था पर तुम्हारा जो टैक्टिक्स है मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, तुम काफी आउटडेटेड हो चुके हो। फॉलन एंजल को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ये डेमन वनरेबल जुआनमिंग कहता है कि तुम्हें एक और बात बता दो, तुम्हारी जो क्वीन है एंजल क्वीन पिछली वाली, अब तक तो शायद स्लॉटरिंग एंजल ने उन्हें मार दिया होगा अर्थ गार्जियन के साथ मिल करके, और तुम उनसे जो मिलना चाहते थे शायद अब वो पूरा ना हो पाए। अब जैसे क्वीन ऑफ एंजल्स का नाम किंग ऑफ फॉलन एंजल सुनते काफी गुस्से में आ जाते हैं। इनके बॉडी से वो सिनिस्टर डेविल ऑरा बाहर आने लगती है जो कि एविल ऑरा के सामने भी काफी मिस्टीरियस थी। इनका बैटल तो खतरनाक चल ही रहा था। दूसरी तरफ डेथ गॉड और दूसरा जो डेविल था एविल जियोइन योजुन, इनका भी बैटल खतरनाक लेवल पर चल रहा था। योजुन स्ट्रांग था, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा ये गॉड ऑफ डेथ जो कि 9 स्टार के इनिशियल लेवल पर है इससे क्यों नहीं जीत पा रहा है। योजुन को शायद रियलाइज होता कि शायद यही वो डेविल का पावर है। इसने अपने टॉप ऑफिशियल से इट्स डेविल पावर के बारे में सुन के रखा था। अब इधर जुआनमिंग डेमन वनरेबल भी एक पावरफुल ब्लडी ऑरा क्रिएट करता है फॉलन एंजल को अटैक कर डिसॉल्व करने के लिए। पर ये जो डेमन वनरेबल था ये काफी खतरनाक था। ये जुआनमिंग मतलब कि फॉलन एंजल पर अटैक नहीं करता, बल्कि इसका जो पाम अटैक ये अंडरवर्ल्ड के ग्राउंड पर इस अटैक को लॉन्च कर देता है।
फॉलन एंजल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा करना क्या चाहता है, और इसका ये जो अटैक नीचे में फॉलन एंजल की जो आर्मी उसे डायरेक्टली इस पावरफुल अटैक से खत्म कर देता है। और इस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ब्लडी वर्टेक्स ये और भी ज्यादा कंडेंस होने लगता है, पावर इसका और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। शुरुआत में अंडरवर्ल्ड वाले अपर हैंड में थे, पर इस एकमात्र अटैक से इन्हें काफी भयंकर लॉस हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ योजुन भी 9 क्लॉड्स डेविल क्लॉज अटैक यूज करता है और काफी तेजी से डेथ गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। इधर डेमन बनने वाले जुआनमिंग इसके हाथ में वो जो ब्लडी वर्टेक्स था ये देख करके इन दोनों लोगों से कहता तुम लोग अपोनेंट नहीं हो मेरे, हार मान लो। इधर गॉड ऑफ डेथ लगातार अटैक कर रहे थे यूनमिंग पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जुआनमिंग देख रहा था और कहता है मैं तुमको बोल रहा हूँ हार मान लो तुम लोग। और इस समय एक ब्लैक नेट इन दोनों लोगों को कवर कर रही थी, पर तभी फॉलन एंजल कहते अभी तुम ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो। और इनके पास जो क्वीन ऑफ एंजल्स का पावर और साथ में अपने डार्क ऑरा को मिक्स करके एक पावरफुल अटैक ये यूज करते, द पावर ऑफ करप्शन। और इस समय इनके इस अटैक को देख करके जुआनमिन भी एक बार को कांपने लगता है। फॉलन एंजल ने इसमें अपना पर्पल ब्लड भी यूज किया था। वैसे यहाँ पर एक और चीज मुझे पता चली है कि अंडरवर्ल्ड में 2 मेन रूलर है, एक किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड और दूसरे किंग ऑफ डार्कनेस है। अब इधर ये जो जुआनमिंग वनरेबल था ये पीछे भागना चाहता था, पर फॉलन एंजल के इस अटैक के सामने शायद इसके पास मौका भी नहीं था। और इस समय इन्होंने पूरे बैटलफील्ड को अपने फॉर्मेशन से घेर लिया था। फॉलन एंजल के 10 पंख थे और सभी ब्लैक कलर के थे। एविल क्लैन वाले इस प्रकार के अटैक को रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर शायद ये उतने काबिल नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ वो चारों ब्लैक शैडोज थे एविल क्लैन वाले काफी तेजी से कोर एरिया में अंडरवर्ल्ड के बढ़ रहे थे। पर तभी इन चारों की नजर एक बंदे पर जाती है। ये फील करते हैं और शायद कहते हैं शायद ये किंग ऑफ डार्कनेस है। ये चारों पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आए थे। अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को भी देखते ही शायद ये पहचान जाते हैं। इन चारों में से जो एक एविल काफी ओल्ड था वो देखता और कहता है किंग ऑफ डार्कनेस, इसका सेंस शायद 9th स्टार इनकार्नेशन के लेट स्टेज में है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और नॉर्मल इनकार्नेशन थे इनका पावर कहीं ज्यादा है। और ये कहते हैं मुझे इससे फाइट करने दो, बाकी तुम दोनों जायो फैमिली को ढूंढो। ये चारों काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इन्हें देखते हैं किंग ऑफ डार्कनेस की बॉडी इनका डार्क ग्रीन ऑरा बाहर निकलने लगता है और साथ में इसमें थंडर पावर भी मिक्स था। ये इन चारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी इनके इस फ्लक्चुएशन को पार करते हुए 2 बंदे शायद उनकी बॉडी से जो ऑरा निकलती है उसमें गॉडली फ्लक्चुएशन था और ये इनके इस बैरियर को पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। किंग ऑफ डार्कनेस यानी कि हम इनको प्लूटो भी कह सकते हैं, ये भी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 लोग बचते हैं, उनमें से शायद वो ओल्ड मैन कहता है ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं डार्क किंग तुमसे फाइट कर रहा हूँ। डार्क किंग भी इन दोनों की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। इनमें से एक का स्ट्रेंथ 9th स्टार इनकार्नेशन के मिड में और दूसरे का लेट स्टेज में होता है। और किंग ऑफ डार्कनेस एक अलग ही रियल में यहाँ पर क्रिएट कर देते। पर इन दोनों गार्जियंस में से एक जिसका नाम की फा था ये बोलता अगर मैं इसके डेविल पावर को प्राप्त कर लिया तो मैं आराम से रिइनकार्नेशन के ऊपर भी जा सकता हूँ। प्लूटो इनमें से एक से तो फाइट कर सकते थे, पर 2 के लिए शायद इन्हें भी मुश्किल जाए और शायद अंडरवर्ल्ड एविल क्लैन के हिसाब से आज यहाँ पर खत्म होने वाला था। प्लूटो के अराउंड इनके डार्क ग्रीन ऑरा थी और ये कई सारे एक के बाद एक मिस्टीरियस सेल्स बनाते हैं और पूरे स्पेस में मानो ग्रीन इनकी जो ऑरा थी फैल चुकी थी। पर इस समय जो एक ओल्ड मैन एक एंशिएंट एविल पैटर्न निकालता है, इसे देखते ही डार्क किंग भी थोड़े हैरान हो जाते हैं और इन्हें मालूम था ये जो एंशिएंट पैटर्न्स हैं ये काफी टेरिफाइंग माने जाते हैं। जैसे कि जायो क्लैन में जब जायो टियान युआन थे तो उनके पास भी कुछ ऐसे ही एंसेस्ट्रल पैटर्न थे। अब इसमें जो दोनों एविल पावर हाउसेस अपने अपने अटैक यूज कर रहे थे, दोनों अपने अपने ऑरा इस एंशिएंट पैटर्न वाले एविल वॉल में यूज करते हैं। प्लूटो हंसते रहो कहते हैं तुम्हारे जो 4 प्रोफाउंड डेमंस थे जिनको शायद तुम जगाना चाहते हो सेल्लुओ वो मर चुका है और तुम दोनों अपने स्ट्रेंथ से उसको जगा नहीं सकते हो। और इसमें इनके बॉडी से जो फ्लेम निकल रहा था इसे हम डेविल्स फ्लेम भी कह सकते हैं और ये अपने डेविल्स फ्लेम से इन दोनों गार्जियंस पर अटैक कर देते हैं। अब उन दोनों के अटैक इनके फ्लेम अटैक से टकराते हैं और इसमें यहाँ की जो पूरी बाउंड्री थी वो हिल रही थी। पर इन एविल क्लैन के पास वो जो एंशिएंट एविल पैटर्न वो डार्क किंग के पावर को भी रजिस्ट कर ले रहा था, मानो ये इनको मारना चाहता हो। और वो जो एविल मास्क था इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब इनका ये जो एविल मास्क रहता डायरेक्टली प्लूटो पहन लेते और इनकी बॉडी में जो इनका डेविलिश पावर ये अपने आप इस मास्क में जाने लगता है। अब इन दोनों गार्जियंस को एविल क्लैन वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि किंग ऑफ डार्कनेस इनका तो एक्चुअल पावर डेविल पावर है, ये इसे बाहर क्यों निकालना चाहते हैं। अब इन्हें एक संदेह आता है कहीं अपने डेविल पावर को खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्या। और इस समय किंग ऑफ डार्कनेस के पीछे एक ग्रे थंडर क्लाउड प्रकट होता है और जो कि इस एविल मास्क से भी ज्यादा पावरफुल था। इसे देख करके दोनों गार्जियंस और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो किंग ऑफ डार्कनेस ने अपना जो भी डेविल पावर था उस मास्क में निकाल दिया था और अपने रूप को भी कंडेंस कर लिया था। शायद ये अपने एक्चुअल सक्सेसर को ढूंढ रहे थे और ये जो 2 सामने के बंदे थे इनके लिए कुछ भी नहीं थे। ज्यादा इनको दिक्कत हुई थी वो 2 बंदे जो इनके बैरियर को लांग के चले गए थे और उनमें से कुछ गॉड फ्लक्चुएशंस आए थे, उनको देख करके ज्यादा चिंतित थे। नहीं तो ये दोनों लोग इनके सामने कुछ भी नहीं थे। और किंग ऑफ डार्कनेस को पता था कि जियान वगैरह यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो जो दोनों गार्जियंस थे अब जब किंग ऑफ डार्कनेस इस प्रकार के पावर को देखते तो ये समझ जाते ये फालतू में इनसे फाइट कर रहे हैं, इनके सामने ये बच्चे हैं। पर इनको एक चीज समझ में आ गया था, इनके पीछे जो इनका एविल रोब है अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो डार्क किंग भी खत्म हो जाएंगे। अब इसे खत्म करने के लिए ये अपनी पूरी ऑरा को
भी यूज करने को तैयार थे। दोनों गार्जियन अपने ब्लड को यूज कर और कई सारे एविल पैटर्न्स बनने लगते हैं यहाँ पर, और ये दोनों मिलकर के अपने ब्लड एसेंस से होली रेस यानी एविल क्लैन के कमांडर को समन कर उनका यहाँ पर एक शैडो आया था, हेवनली डेमन होली एम्परर, किंग ऑफ डार्कनेस कहते हैं। इसको तो भी मैंने मतलब मेरे जायो क्लैन ने हराया था, फिर भी ये लोग सामने आते ही रहते हैं। अब इस प्रकार के सीन को देख करके ये डार्कनेस डेमन रिनकार्नेशन पावर को यूज करते हैं। इनकी बॉडी पर इनका डेविलिश ग्रीन पावर पूरी तरह से आ चुका था और ये जियान से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे थे डेविल पावर के मतलब क्यों अगर कंपेयर किया जाए तो। अब ये बेसिकली 3 प्रकार के पावर को यूज कर रहे थे। डेविल पावर यानी वो ग्रीन लिक्विड, रिनकार्नेशन का पावर और यहाँ का जो डार्कनेस पावर, अंडरवर्ल्ड का यूनिक पावर, इन तीनों को ये यूज कर रहे थे। अब इनके इस प्रकार के अटैक को देखकर दोनों गार्जियंस घबरा जाते कि ये सच में मतलब किंग ऑफ डार्कनेस एक मतलब जेन्युइन लूनेटिक है, पागल है। और इस समय जो एविल शैडो को इन्होंने प्रकट किया था वो भी इस समय किंग ऑफ डार्कनेस के सामने मानो एक चींटी हो या उससे भी छोटा हो। डार्क किंग की रियल आइडेंटिटी क्या है, ये कौन है, कोई नहीं जानता था, पर सब इतना जानते थे पावर ऑफ डेविल इन्होंने ही बनाया है। और डेविल पावर से तो इवन एंजल्स वगैरह भी फाइट नहीं कर पाते थे डार्क किंग के इस अटैक के सामने। ये दोनों हेल्पलेस थे और इस समय इनकी जो एविल आर्मी थी या ये लोग धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। डार्क किंग ने यहाँ पर कई सारे डेमोनिक क्रिएचर्स पकड़ के जो धीरे धीरे करके इनको निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी एविल फोर्सेस थे उनको मतलब इनका ये जो एविल रोब था वो डिवोर करने लगता है, पर इस समय इनको भी थोड़ा पेन हो रहा था। एविल रोब जो है शायद काफी मिस्टीरियस चीज है, पर इसमें डार्क किंग की नजर एक सिल्वर व्हाइट मिरर पर जाती है और इस पर इनको 2 लोगों का नाम दिखता है, जायो टियानमिंग और लीजू यानी थंडर लॉर्ड। और इन्हें कुछ समझ में तो आता है, ये कुछ गैस करते हैं। अब इधर वहीं जियान वगैरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंदर आते ही मतलब याओजी या किंग ऑफ ऑल बीस्ट जो कि 9th स्टार इनकार्नेशन पर ये भी थोड़ा बहुत डिजी फील करते हैं और बाकी लोगों को तो आप छोड़ ही दो। अब जियान को इतना समझ में आ गया था कि एंजल किंगडम से भी कई सारे लोग आए थे, उनमें 2 शायद आर्च एंजल्स भी थी, ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से भी उनके सब लॉर्ड सेंजी वगैरह और कई सारे आर्मी के लोग भी आए हुए थे। अब द जियान यहाँ थोड़ा बहुत डेविल हो रहा फील करता है। यहाँ पर फॉलन एंजल और गॉड ऑफ डेथ को दिखाया जाता है। इन दोनों ने कितना भी प्रयास किया, इन्होंने उन दोनों एविल पावर हाउसेस यानी कि जुआनमिंग डेमन वनरेबल और उसके साथ वाले बंदे को ये पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे और ये भी काफी थक चुके थे। पर इस समय स्पेस में एक फ्लेमिंग क्वाड्रल दिखता है और इन दोनों एविल पावर हाउसेस को ये बांध देता है। तुरंत ही इन दोनों एविल फोर्सेस की नजर कई सारे ह्यूमंस पर जाती है, खास करके उस बंदे पर जिसके बॉडी में कई सारे फ्लेम्स ये देखते हैं, ये डर जाते हैं। अब क्योंकि ये जियान था और इसका स्ट्रेंथ भी 9 स्टार इनकार्नेशन पर था तो इसे ज्यादा दिक्कत होती नहीं इन्हें पकड़ने में। दोनों एविल फोर्सेस मरने लगते हैं, पर ये यहाँ पर मरना नहीं चाहते थे। इनकी बॉडी तुरंत ही एविल गैसेस में बदल जाती है। ये यहाँ से भागने को देखते हैं, पर फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रा ने यहाँ के पूरे स्पेस को ही सील कर दिया था और थोड़ी देर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और इनका जो थोड़ा बहुत एविल पावर था जियान की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर जो भी एविल क्लैन के लोग थे यानी कि आर्मी वाले वो एकदम हैरान थे फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को देख करके, ये भी डर रहे थे। पर इस समय इनको में से भी कोई बसता नहीं, पर गॉड ऑफ डेथ कांपते हुए पूछ लेते हैं जियान से तुम हो कौन। और किंग ऑफ फॉलन एंजल्स भी जियान की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हारी बॉडी में एंजल किंगडम की ऑरा क्यों है। जियान को भी याद भी नहीं था, पर अचानक से ये इसके मतलब कि जिसको कि ये भूल चुका था एक पर्पल फेदर मतलब इसकी बॉडी से बाहर आता है और ये किंग ऑफ फॉलन एंजल की तरफ बढ़ने लगता है और ये इनके विंग्स के एकदम परफेक्ट फिट था। और ये जो पंख था जियान ने वो जो लड़की थी किंग युवान उससे कलेक्ट किया था, अगर आपको याद हो तो ये डाउडी वर्ल्ड में उससे मिला था। शायद वही आज क्वीन ऑफ एंजल्स अगली उत्तराधिकारी है और शायद उस लड़की के साथ फॉलन एंजल का शायद कोई रिलेशन था। और इस समय ये इतने ज्यादा गुस्से में थे फॉलन एंजल कि मानो ये जियान को मारना चाहते हो, इसको कई पीसेस में काट देना चाहते हो। ये फील कर सकते थे इस फेदर में इनके ब्लड लाइन का पावर था। अब क्योंकि ये इनकी वाइफ का तो था नहीं यानी एंजल क्वीन का, तो एक ही चीज हो सकता है, इनका मतलब जो बेटा या बेटी होगी। और ये अगर जियान के पास है तो जियान ने पक्का उसे मार दिया होगा। पर इसमें पीछे जो डेमन एम्पर की वाइफ थी लियू यून वो दूसरे वाले इंसान यानी गॉड ऑफ डेथ और इनको देख रही थी, पर ये इन्हें पहचान जाती यानी फॉलन एंजल का असली नाम लियू मिंग जुआन था और ये नाइट कमांडर थे एंजल फैमिली के, यानी ये लियू क्लैन के थे और ये भी लियू क्लैन की है लियू यून। अब लियू यून को देख करके ये फॉलन एंजल जियान को फिर से घूरने लगते हैं और इन्हें इतना तो पता चली गया था कि ये जियान को हरा नहीं पाएंगे, पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था इसके पास इनके ब्लड का पावर कैसे है। पर इस समय यहाँ पर कई सारी आवाज बढ़ रही तो फॉलन एंजल जियान वगैरह को लीड करके दूसरी तरफ ले जाते हैं जो कि काफी सेफेस्ट प्लेस माना जा सकता है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और जो भी लोग यार लाइक नहीं कर रहे और सब्सक्राइब नहीं कर दो भाई लोग। और हाँ मैं इतना सोच चुका हूँ कि इस सीरीज के बाद मैं मार्शल यूनिवर्स यानी कि वो लिंगडोंग वाली जो सीरीज है उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद देखते हैं या साथ में एक और सीरीज 20-20 मिनट के मतलब एक सुबह में 20 मिनट का एपिसोड और एक शाम में डालूंगा। शुभ रात्रि।